Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one question from NEET examination. Which of the following is the least likely to be? देखो क्वेश्चन में पूछा है least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most proteins. थ्री-डायमेंशनल फोल्डिंग के लिए कौन सी इंटरैक्शन कम से कम लगती है, ये पूछा है. ऑप्शंस आर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, एस्टर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स and electrostatic interactions. So let's go through what are these interactions to find the answer. क्वेश्चन में हमें प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में पूछा है, तो लेट्स गो थ्रू व्हाट इज प्रोटीन फोल्डिंग फर्स्ट. तो देखो यहाँ पर प्रोटीन के 4 लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं then there is a simple amino acid sequence of that protein. अमाइनो एसिड आप जानते हो, अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जोड़ के जो लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा that we call as a primary structure. अभी इस प्राइमरी स्ट्रक्चर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा, सो इट कैन फॉर्म अ बीटा प्लेटेड शीट और इट कैन फॉर्म अ अल्फा हेलिक्स. तो ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कुछ इंटरैक्शंस करेंगे एंड दैट कैन फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल. ठीक है, फिर ये हेलिकल स्ट्रक्चर फर्दर इट कैन अगेन फोल्ड इनटू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर, और भी फोल्ड हो जा सकता है ये, तो ये बन जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर. ओके, नाउ सच 3-4 subunits of this tertiary structure will combine to form a quaternary structure. देखो जैसे कि ये एक सब यूनिट है, ये दूसरा सब यूनिट है, ये तीसरा सब यूनिट है. वैसे सब यूनिट हम पढ़ते हैं ना कि इस प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स आर देयर, 2 सब यूनिट्स आर देयर, है ना. जैसे कि हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होते हैं, याद है आपको. तो वो 4 मिला के दैट फॉर्म्स अ हीमोग्लोबिन. तो वो सब यूनिट होती क्या है, सो दीज आर द सब यूनिट्स, ऐसे होते हैं वो सब यूनिट्स. तो दीज टर्शियरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन टू फॉर्म अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो इसे हम बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग. समझ रहे हो. अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखो कि अमाइनो एसिड जब एक साथ जुड़ेंगे तब उसमें कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. जब आप आगे चल के टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हो, तब आप बहुत बार पढ़ते हो कि एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट को कंबाइन हो जाएगा और छोड़ देगा थोड़ी देर बाद. मतलब वो कुछ असेंबली फॉर्म करेगा एंड इट विल लीव दैट असेंबली. तो ये क्या हो गई, इंटरैक्शन होगी. थोड़े समय के लिए वो साथ में आ रहे हैं एंड देन आफ्टर दैट वर्क इज डन, द सब यूनिट्स विल गेट डिसोशिएटेड. तो जब ऐसा करना है तब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो वो अटैच ही रहेगा. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू. आई एम टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस, जो हमें हमारे क्वेश्चन में हमें देखना है. तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो फिक्स बॉन्ड्स रहेंगे. जैसे कि हम अगर प्रोटीन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें NH3 ग्रुप आएगा, कार्बन COO आएगा, एक R चेन आएगी एंड H विल बी देयर. तो ये सब एटम्स एक दूसरे के साथ जो जुड़ेंगे वो होंगे कोवैलेंट बॉन्ड से. अगर यहाँ पर टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते वक्त, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते वक्त, ये सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ दे विल जस्ट इंटरैक्ट. दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़े हो. तो डीएनए रेप्लिकेशन होते समय कैसे होता है,
द सिंपल है, देखो डीएनए जो है डबल हेलिकल फॉर्म में रहता है। ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन दिस हैज टू ओपन इट्स डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म, इजंट इट? इस तरह से ये ओपन हो जाएगा एंड द रेप्लिकेशन विल बी कैरिड आउट। ठीक है, तो ये ओपन होना है और बाद में उसे न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड के साथ अगेन इंटरेक्शन करने हैं। तो ये परमानेंट है क्या? नहीं है, ये थोड़े समय के लिए करना है। ये सब हो रहा है तब यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स अटैच हो जाएंगे। रेप्लिकेशन करने के बाद ये प्रोटीन्स रिमूव हो जाएंगे, वो साथ में नहीं रहते डीएनए के हमेशा, isn't it? So there are some interactions. These are called as interactions which are there for a small period of time. तो हमारे क्वेश्चन में बहुत चार ऑप्शंस में कुछ इंटरैक्शंस है एंड कुछ बॉन्ड्स है, तो हम उसका डिफरेंस अभी देख रहे हैं। तो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी का। तो आप जानते हैं कि एंटीजन इज एनी फॉरेन पार्टिकल इन्वेडिंग इन द बॉडी एंड एंटीबॉडीज आर द immune response are the proteins produced by the body against that antigens. तो यहाँ पर भी जो इंटरैक्शन होगी वो कायम नहीं रहनी चाहिए, थोड़े समय के लिए रहेगी and then it will get destroyed. So this part is from antigen, this part is from antibody. तो अगर ऐसा समझ ले, so there are in all 4 non-covalent interactions. आपको ध्यान रखना है बायोलॉजिकल सिस्टम में कभी भी when there is a non-covalent interaction that are of 4 types, 4 types के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? These are hydrogen bonds, these may be ionic bonds, these may be hydrophobic interactions and the 4th one is a van der Waals interaction. तो इस तरह से इनमें से कुछ इंटरैक्शंस कुछ जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बोलते हैं देन द हाइड्रोजन एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में इस हाइड्रोजन की ओढ़ातानी हो जाती है, तो इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, दूसरी इंटरैक्शन होती है आयनिक बॉन्ड। तो जहाँ पर आयनिक इंटरैक्शन है वहाँ पर वी कैन से आयनिक बॉन्ड, आयनिक इंटरैक्शन NH3 प्लस O माइनस, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, सो इट विल फॉर्म अ आयनिक इंटरैक्शन। तीसरी आती है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। तो यहाँ पर देखो अमाइनो एसिड हमने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो फोल्ड हो जाता है एंड इन अ टर्शियरी स्ट्रक्चर इट गेट फोल्डेड इन अ मोर कॉम्पैक्ट कन्फर्मेशन। तो ऐसा होते वक्त जो वाटर लविंग अमाइनो एसिड होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं एंड विच अमाइनो एसिड्स, द अमाइनो एसिड विच आर वाटर हेटिंग, जो हाइड्रोफोबिक होगी, जिन्हें फोबिया होगा वाटर से, वो अंदर आ जाएंगे। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में देयर इज अ 90% ऑफ वाटर, इजंट इट? हर जगह वाटर है, सेल में वाटर है। तो जो अमाइनो एसिड वाटर से डरते हैं विच आर हाइड्रोफोबिक दैट रिमेन इनसाइड एंड विच आर हाइड्रोफिलिक दैट गोज आउटसाइड। सरफेस पे, आउटसाइड मतलब प्रोटीन के सरफेस पे वो रहेंगे और बाकी सब अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा होते वक्त जो इंटरैक्शन फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। इसके साथ आखिरी जो है वो है वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। अभी ये देखो यहाँ पे बीच में लिखा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स जैसे एक के ऊपर एक, ये हम डीएनए के स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
आप जानते हो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में बेसेस आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर, इस तरह से स्टैक किए होते हैं जैसे कि एक के ऊपर एक रखे हैं, मगर ये एक के ऊपर एक कैसे गिर नहीं जाते कभी. So the specific distance is maintained in between these bases. समझ रहे हो? डीएनए का स्ट्रक्चर अगर याद है तो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर है. This is a backbone and in between there is a basis, right? तो अभी यहाँ पर A, T, G, C, इसके बीच में किस स्पेस की मैं बात कर रही हूँ. ये T इस C के ऊपर गिर नहीं जाता. So here there is a presence of van der Waals interaction in between these two bases. जैसे कि यहाँ लिखा है CH2 और यहाँ का CH3, या बीच में जो इंटरेक्शन, जो डिस्टेंस मेंटेन है, दैट इज कॉल्ड द van der Waals डिस्टेंस, van der Waals इंटरेक्शन. जैसे हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, कीप 6 feet डिस्टेंस, राइट? तो उतना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है. उस तरह से van der Waals इंटरेक्शन में van der Waals रेडाई बोलते हैं हम उन्हें, तो उतना van der Waals रेडाई तक का डिस्टेंस इन एटम्स को मेंटेन करना रहता है, so that structure will not collapse. Okay, in this way this fourth one is a van der Waals interaction. तो इस तरह से ये 4 नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं which are there to maintain the 3D structures of the protein, 3D structures of different biomolecules. हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये 3 ऑप्शन में होने के बाद चौथा ऑप्शन हमारे पास है एस्टर बॉन्ड्स. तो ये 3 तो थे नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस. अभी एस्टर बॉन्ड देख लेते हैं क्या है. तो देखो एस्टर बॉन्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम अगर देखें तो दिस इज प्रेजेंट इन ट्राइग्लिसराइड. जब हम लिपिड्स पढ़ते हैं तब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इट फॉर्म्स अ ट्राइग्लिसराइड्स एंड देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हिच इज नोन एज अ एस्टर बॉन्ड. सेकेंडली फेमस एस्टर बॉन्ड हम सीखते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. दिस इज प्रेजेंट इन अ डीएनए स्ट्रक्चर. अगर आपको याद है फॉस्फेट शुगर इस तरह से बैकबोन होता है डीएनए का, एंड नाइट्रोजनस बेसेस आर स्टैक्ड इन बिटवीन. सो इन बिटवीन दिस शुगर एंड फॉस्फेट द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट वी कॉल इट एज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, that is a phosphodiester bond. So when we discuss about protein structure, we do not find ester bond in its folding or in the structure of protein. तो इतना समझने के बाद हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. एस्टर बॉन्ड are least involved in the stabilizing 3-dimensional folding of the proteins. So option B is the correct answer for this question. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.